नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। तो स्पेशली जो भारत की नदियाँ हैं उसे हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है हिमालयी नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, तो जो पिछला वीडियो था हमारा उसमें हम लोग पढ़े थे हिमालयी नदियाँ। उसमें हम लोग डिस्कस किए थे सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पेज में जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिसमें मध्य भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ शामिल है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये नदियाँ मौसमी होती है और इनका जल का स्रोत वर्षा जल होता है। ठीक है, यानी कि ये जो नदियाँ होती है इनमें जब वर्षा होती है तो इसमें जल आ जाता है भारी मात्रा में, यानी कि बाढ़ आता है और यह पूर्ण रूप से भर जाता है जल से। और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है ये नदियाँ छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती है और प्रायः सूख जाती है। ठीक है, और इसका जल क्या हो जाता है, सूख के ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन जो हिमालय नदियाँ होती है वही क्या होती है कि ये नदियाँ वर्षवाहिनी होता है, यानी कि इसमें वर्ष भर पानी रहता है, या वर्ष भर बहते रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ का जल का स्रोत होता है ग्लेशियर और वर्षा जल। ठीक है, लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनका केवल वर्षा का जल ही स्रोत होता है, जिस कारण से ये गर्मी के दिनों में सूख जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा मैप में कि प्रायद्वीप क्या होता है कि भूमि का वह टुकड़ा जो तीन ओर से जल से घिरा रहता है। ठीक है, और एक तरफ होता है मुख्य भूमि। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। और खाड़ी, खाड़ी में क्या होता है कि तीन और भूमि से घिरा रहता है और जल एक भाग में रहता है और तीन और भूमि से घिरा रहता है, तो उसको कहते हैं खाड़ी कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। तो जो नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो एक तरफ एक भाग में आ जाता है, और एक कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती है तो वह एक भाग में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो अरब सागर में नदियाँ गिरती है तो वह है साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार। ठीक है, और एक है भरतपुजा। उसके बाद जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसमें है दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई और ताम्रपर्णी। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दामोदर नदी। तो जो दामोदर नदी है उसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। ठीक है, जो कि झारखंड का एक पठार है और इसका बहाव क्षेत्र है झारखंड, पश्चिम बंगाल और से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाता है। तो यहाँ आप लोग मैप में देख सकते हैं ये जो दामोदर नदी है ये हुगली नदी में जाकर मिल जा रहा है। ठीक है, ये हुगली नदी है और उसमें जाकर मिल जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्वर्णरेखा नदी। तो ये भी, इसका भी उद्गम स्थल है रांची का पठार। ये भी झारखंड से ही इसका उद्गम होता है और इसका बहाव क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अगला है वैतरणी नदी। तो इसका उद्गम स्थल है केयोंझर पठार, उड़ीसा। ठीक है, केयोंझर पठार उड़ीसा और इसका बहाव क्षेत्र है उड़ीसा से होते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला है ब्राह्मी नदी। तो जो ब्राह्मी नदी है तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा
ये शंख नदी और कोयल नदी, दो नदी मिलती है उड़ीसा के राउरकेला में, और यहाँ से इसका उद्गम होता है ब्राह्मी नदी का। ठीक है, यानी कि दो नदी मिलने के बाद शुरू हो जाता है ब्राह्मी नदी। तो इसकी विशेषता क्या है कि झारखंड से आने वाली दो नदियाँ शंख नदी और कोयल नदी उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती है, वही ये ब्राह्मी नदी कहलाती है, और आखिर में जाकर वैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं वैतरणी नदी को, ये है ब्राह्मी नदी। महानदी, इसका उद्गम स्थल है सिन्हावा पहाड़ी छत्तीसगढ़, और इसका बहाव क्षेत्र है छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी विशेषता यह है कि उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। तेल नदी और जोंक नदी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो महानदी को आप लोग देख सकते हैं, ये है महानदी। गोदावरी नदी, इसका उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, और इसका बहाव क्षेत्र है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ तेलंगाना आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। और इसकी विशेषता है गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं कि नासिक शहर किस नदी के तट पर है, तो गोदावरी नदी के तट पर है। तो इसके सहायक नदियों को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये है त्र्यंबकेश्वर नदी। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम स्टार्ट होता है और ये है गोदावरी नदी। और इसमें कौन कौन सा नदी मिलता है, तो पूर्णा, उसके बाद यहाँ पर पैनगंगा, वर्धा आके मिल जाता है, ये आगे जाता है। फिर यहाँ से वैनगंगा आता है और प्राणहिता इसका नाम यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद ये मिल जाता है गोदावरी में। उसके बाद इंद्रावती, सबरी और यहाँ पर मंजीरा, ये सब नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी, इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र। ठीक है, और इसका बहाव क्षेत्र है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इनसे गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। ठीक है, कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो कृष्णा नदी है उसका कौन कौन सा सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका उद्गम हुआ महाबलेश्वर से और ये भीमा आके इसमें मिल जाता है, भीमा नदी। इधर मूसी नदी, उसके बाद यहाँ पर कोयना नदी, घाट प्रभा, मालप्रभा, उसके बाद तुंग नदी और भद्रा नदी मिलता है और फिर तुंगभद्रा नदी बनता है और ये मिल जाता है कृष्णा नदी में। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आगे कुछ अन्य नदियों को देख लेते हैं। पेन्नार नदी, इसका उद्गम स्थल है कर्नाटक के कोलार और बहाव क्षेत्र है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अगला है कावेरी नदी, इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक। ठीक है, और इसका बहाव क्षेत्र है कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है क्योंकि पूरे वर्ष इसमें पानी रहता है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी नदी को कहते हैं। उसके बाद है वैगई नदी, तमिलनाडु और पाक की खाड़ी मदुरै शहर वैगई नदी के तट पर है। उसके बाद है ताम्रपर्णी नदी जो कि तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी
से में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तमिलनाडु से होते हुए मन्नार की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लूना नदी, लूनी नदी। इसका उद्गम स्थल है अरावली पहाड़ी, अजमेर, राजस्थान, ठीक है। और इसका बहाव क्षेत्र है राजस्थान, गुजरात, कच्छ के रण। विशेषता यह है कि यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। अगला है साबरमती नदी। इसका उद्गम स्थल है उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला, राजस्थान। इसका बहाव क्षेत्र है राजस्थान, गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में मिल जाता है। विशेषता है अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अगला है माही नदी। इसका उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मध्य प्रदेश। और इसका बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाता है। और इसकी विशेषता है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला है नर्मदा नदी। इसका उद्गम है अमरकंटक पहाड़ी की पश्चिमी ढाल, मध्य प्रदेश। उसका बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात और खंभात की खाड़ी में गिर जाता है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं इससे जुड़ा। तो वह है मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है इसे, ठीक है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ज्वार नदी मुख एस्टियरी एक्चुरी, ठीक है, का निर्माण करती है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। नर्मदा और सोन ऐसी नदियां हैं जो एक ही स्थान अमरकंटक से निकलती है और विपरीत दिशा में बहती है। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इसी नदी के किनारे बसा है। अब हम लोग देख लेते हैं शरावती नदी और गंगावेली नदी। तो ये कर्नाटक इसका उद्गम स्थल है और अरब सागर में मिल जाता है। अगला है पेरियार नदी, केरल से उद्गम स्थल है इसका और ये अरब सागर में मिल जाता है। भरतपुजा नदी तमिलनाडु से होते हुए, केरल से होते हुए अरब सागर में जाके मिल जाती है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।